वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। इनोवेट अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। वाणिज्य की अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले उन सभी को बधाई जो कि सहायक लेखाकार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अपनी टाइपिंग की तैयारी कीजिए। जस्ट क्वालिफाई है 4000 की डिप्रेशन। विश यू ऑल द बेस्ट। तो लीजिए आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण क्या है? विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? लेखा पुस्तकों में डाटा का विलेखन, वित्तीय विवरण के रूप में सारांश तैयार करना, सूचना का संप्रेषण या सूचना का विश्लेषण एवं निर्वचन व्याख्या। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आइडेंटिफाई ऑफ द ट्रांजेक्शन। हम जितने भी मनी टर्म्स हैं उनको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हम किस में करते हैं? जनरल बुक में करते हैं, कैश बुक में करते हैं, सेल्स बुक में करते हैं और अदर सब्सिडी बुक्स में करते हैं, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग बाद समरी करते हैं। समरी में हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उसके बाद करते हैं आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन के बाद लास्ट आता है सूचना का संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूचना का संप्रेषण। इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा प्रश्न है, जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणवत्ता विशेषता प्रतिबिंबित होती है? द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और रेलिवेंस। अब देखिए, रेलिवेंस क्या है? रेलिवेंस का मतलब होता है कि जो भी हमारे यूजर्स हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम डाटा प्रेजेंट करें और वो उनके लिए डिसीजन मेकर हो, डिसीजन ले सकें। रिलायबिलिटी होता है कि कोई बायसनेस ना हो, पक्षपात ना हो। और कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि जितना भी फर्म होता है उस फर्म के हम 2 पीरियड्स में हम उसकी कंपैरिजन कर सकें, जिसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं, या फिर हम एक फर्म का दूसरे फर्म से करें जिसे इंटर फर्म कंपैरिजन कह सकते हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो हमारा हो जाता है, जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की अंडरस्टैंडेबिलिटी जो गुणवत्ता विशेषता है ये प्रतिबिंबित होती है। तो सही उत्तर है ए, बोधगम्यता। अगला प्रश्न है, 2 लाख रुपए मूल्य का माल विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का अंतिम स्कंद शेष था। तो यह क्या है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑफ 2 लाख रुपीज क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस वाज 10,000। इट इज एन इवेंट, ए ट्रांजेक्शन, बोथ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, नाइदर इवेंट नॉट ट्रांजेक्शन। तो इसका सही उत्तर है इवेंट, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या है? 2 लाख का सामान बेचा, ये ट्रांजेक्शन है। लेकिन आपका जो क्लोजिंग स्टॉक का शेष है या क्या है? इवेंट है। क्योंकि ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। तो सही उत्तर है एन इवेंट, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस। अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को पाने का अधिकार नहीं है। साझेदार संलेख का अभाव है तो साझेदार को क्या क्या मिलेगा? वेतन, पूंजी पर ब्याज, कमीशन व फीस या उपरोक्त सभी। अब देखिए, वेतन, पूंजी पर ब्याज और कमीशन ऑफ फीस कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि उपरोक्त सभी नहीं मिलेंगे। तो उसे पाने का अधिकार क्या नहीं है? नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो कमीशन ऑफ फीस। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स एग्रीमेंट। सिर्फ उनको 6% उनके लोन पर इंटरेस्ट मिलता है जो वो फर्म को देते हैं। अगला प्रश्न है, लाभों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार लाता है। फॉर गेटिंग शेयर इन प्रॉफिट्स न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, ऋण, ख्याति या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, प्रॉफिट्स में हिस्सा पाने के लिए पुराने पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स, नया पार्टनर आ जाता है तो वो उसके प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो लाता है गुडविल। क्या लाता है? गुडविल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख्याति। और उस प्रकार से जो गुडविल न्यू पार्टनर्स लाता है वो पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस प्रकार से पुराने पार्टनर्स में न्यू पार्टनर्स की गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार चुकाता है। अब फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाना है तो नया साझेदार क्या चुकाएगा? फॉर गेटिंग शेयर इन एसेट्स ऑफ ए फर्म न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, ऋण, अनुदान या ख्याति। तो ख्याति तो हमने प्रॉफिट के लिए डिस्कस किया, तो इसका सही उत्तर है कैपिटल। तो एसेट्स में उसको राइट के लिए क्या लाना पड़ेगा? उसे कैपिटल लानी पड़ेगी। तो सही उत्तर हो गया कैपिटल। फॉर गेटिंग द एसेट्स ही मस्ट ब्रिंग कैपिटल। अगला प्रश्न है, अधिलाभ है। सुपर प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट प्लस
नॉर्मल प्रॉफिट प्लस एवरेज प्रॉफिट या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऋण पत्रों की समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की स्थिति में यदि प्रविष्टि की जाती है तो किस खाते को नामित किया जाएगा। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कॉलेटरल सिक्योरिटी इफ एंट्रीज पास विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। ऋण खाता, ऋण पत्र एवं उच्चंत खाता या ऋण पत्र खाता या बैंक खाता। तो देखिए जब भी हम इशू करेंगे, बैंक से हमने कंपनी ने लोन लिया और उसके बदले वो डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में करती है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपने सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दी है प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ, तो कर सकती है कंपनी। तो उसमें हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऋण पत्र एवं उच्चंत खाता, और डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और डिवेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। और इस प्रकार से जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है ये हमारे एसेट्स में चला जाता है और डिवेंचर अकाउंट हमारा लायबिलिटी में चला जाता है। जब पेमेंट हो जाता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है कैंसिल करने के लिए। तो सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कंपनी को रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य है। निष्क्रिय कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनी। तो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य है, इसका सही उत्तर है सार्वजनिक कंपनी, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड। ठीक है, जो निजी कंपनी नहीं होती वही आपकी सार्वजनिक कंपनी मानी जाती है, पब्लिक कंपनी। इसके नाम के आखिरी में लिमिटेड आता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना किससे अनिवार्य है, यह सार्वजनिक कंपनी को बनाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यय कर्मचारी हित का व्यय नहीं है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं है, सैलरी, प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि अंशदान यानी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इसके बाद है आपका कारखाने की मशीन मरम्मत और ग्रेजुटी भुगतान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारखाने की मशीन मरम्मत। तो ग्रेजुटी भी है, प्रोविडेंट फंड भी है और सैलरी वगैरह भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में कारखाने की मशीन मरम्मत नहीं आती है। अगला प्रश्न है यदि 365 दिन में व्यापारिक देयता यानी कि लेनदार आवर्त अनुपात का if 365 is divided by the trade payable यानी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इट बिकम्स अ रेशियो ऑफ, वो कौन सा अनुपात होगा अगर इसका भाग दिया जाता है। स्कंद की औसत अवधि, औसत संग्रहण अवधि, चेक संग्रहण अवधि या औसत भुगतान अवधि। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होता है वो क्या होता है, आपका नेट क्रेडिट परचेज होता है अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स होता है। ठीक है, अगर हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकाल देते हैं तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को अगर हम 365 डिवाइड बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो करते हैं तो हमारा जाता है एवरेज पेमेंट पीरियड। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, औसत भुगतान अवधि। अगला प्रश्न है सचिव को मानदेय का भुगतान है, पेमेंट ऑफ होनोरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। तो होनोरेरियम क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एनपीओ में बाहर से कोई गेस्ट आता है, जैसे कोई मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर आ गया, या मान लीजिए स्पोर्ट्स क्लब में कोई खिलाड़ी कोई बहुत अच्छा वो आ जाता है, कोई सेलिब्रिटी आ जाती है तो कोई स्पीच देती है, तो स्पीच इसमें हम वॉलंटरी कोई पेमेंट करते हैं। लीगली ये कोई रिक्वायर्ड नहीं होता तो हम उसको कोई पेमेंट करेंगे तो होनोरेरियम कहलाएगा। और इस प्रकार से होनोरेरियम को हम क्या मानते हैं, आयगत व्यय मानते हैं। तो पूंजीगत व्यय तो नहीं है ना आय है, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा आयगत व्यय, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो होनोरेरियम पेमेंट टू सेक्रेटरी इज आयगत व्यय। अगला प्रश्न है स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम सिर्फ कैपिटल बैलेंस दिखाते हैं और अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो उसको दिखाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिखाते हैं करंट अकाउंट में। तो हमें अलग से करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसमें हम फिर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, साझेदारों के चालू खाते में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे जब फिक्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल मेथड अप्लाई होगा। अगला प्रश्न है दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्राप्तित पूंजी या चुकता पूंजी। तो ऑथराइज कैपिटल भी नहीं है आपकी, इश्यूड कैपिटल भी नहीं है, सब्सक्राइब नहीं, इसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चुकता पूंजी। तो दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है पेड अप कैपिटल। अगला प्रश्न है एक कंपनी अपने अंश पत्रों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है। ए कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर्स एट प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनी 2013, 77, 78, 52 या 53। तो इसका सही उत्तर है 52।
प्रीमियम पर इशू कर सकती है कंपनी। प्रीमियम का मतलब होता है जैसे फेस वैल्यू आपकी 10 रुपये है और उससे 2 रुपये ज़्यादा में करती है तो 2 रुपये आपका हो जाएगा प्रीमियम। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरणों में निर्वचन में शामिल होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, निष्कर्ष निकालना या उपयुक्त सभी। तो देखिए क्रिटिसिज्म एनालिसिस भी होता है, कंपैरिजन ट्रेंड स्टडी भी होती है, ड्रॉ कंक्लूजन भी होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चिट्ठा तुलन पत्र उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंटरप्राइजेस। दी गई विशेष अवधि पर, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, विशेष अवधि के दौरान, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, विशेष अवधि के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट, दी गई विशेष अवधि पर, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अगला प्रश्न है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है, एन एनुअल रिपोर्ट इश्यूड बाय कंपनी टू इट इज, संचालकों के लिए, अंकेक्षकों के लिए, अंशधारकों के लिए या प्रबंधन के लिए। तो इसका सही उत्तर है अंशधारकों के लिए, आंसर सी, फॉर शेयर होल्डर्स। एनुअल रिपोर्ट इश्यूड बाय कंपनी टू इट इज शेयर होल्डर्स, सी आंसर। अगला प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज बॉन्ड बाय पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो इस प्रकार से रिवोल्यूशन अकाउंट क्या आता है, पुनर्मान के जब भी पार्टनर्स जो है दोबारा से वो करते हैं साझेदार तो उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है। टोटल एसेट्स में जितना प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस होगा, डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज होगी तो लॉस होगा। जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट का तो इस प्रकार से क्रेडिट का ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट किस में बढ़ेगा, पुराने पार्टनर्स में बढ़ता है ओल्ड रेशियो में। तो इस प्रकार से वो पुराने साझेदार ही उसको वहन करेंगे, लॉस हो तो भी प्रॉफिट हो तो भी। तो आंसर इज फर्स्ट, पुराने साझेदार। अगला प्रश्न है, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड संपत्ति, लाभ, अधिमूल्य या दायित्व। तो देखिए जो न्यू पार्टनर लाएगा वो प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए लाएगा, तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, वो प्रॉफिट के लिए क्या लाएगा, गुडविल लाएगा, तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमियम। तो सही हो जाएगा सी, अधिमूल्य। ठीक है, तो अधिमूल्य का मतलब ये कि जैसे पुराने दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की अतीत में अपने पास्ट में, तो अब उस प्रॉफिट में कौन हिस्सेदार चाहता है, नया कोई सी आ जाता है मान लो तीसरा पार्टनर, तो वो पुराने उनके जो एफर्ट्स है उसमें भागीदार बनने के लिए उसे कुछ प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, तो कहते हैं अधिमूल्य। तो इससे उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, साझेदारी समझौता हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटर्न, ओरल और रिटर्न या नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है मौखिक या लिखित। तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये जो पार्टनर्स के बीच में होती है, ठीक है, वो ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सभी कुछ होता है कि पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या उनका एड्रेस है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, क्या उनका प्रॉफिट रेशियो रहेगा। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कौन एक गैर रोकड़मद नहीं है। कौन एक गैर रोकड़मद नहीं है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉन कैश आइटम, इट मीन्स नॉट नॉन कैश आइटम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये नॉन होना चाहिए था। तो इस प्रकार से कौन है, नगद विक्रय, अप्राप्य के लिए प्रावधान, ख्याति का अपलेखन और ह्रास। तो देखिए इसमें जो डेप्रिसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ख्याति का अपलेखन भी है, ठीक है, और आपका अप्राप्य ऋण भी है। लेकिन इसमें जो नगद विक्रय है ये आपका कैश ट्रांजेक्शन है, तो उसने बोला है कि नॉट नॉन कैश आइटम, तो डबल नेगेटिव हो गया नहीं पॉजिटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा नगद विक्रय। तो कैश सेल्स इज नॉट नॉन कैश आइटम, तो नॉन जो है गलत है, इसमें एन होना चाहिए था। तो सही उत्तर हो गया आपका पहला, नगद विक्रय। अगला प्रश्न है, खुदरा रोकड़ का शेष है, द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज। ठीक है, तो पेटी कैश क्या है, जैसे हेड कैशियर कंपनी बहुत सारे डेली काम होते हैं तो उसमें जो है महीने के खर्चे एक साथ ले लेता है वो हेड कैशियर से। तो जो पेटी कैशियर है तो उसमें जो बैलेंस बच जाता है पेमेंट के बाद महीने में या 15 दिन में, तो उसको क्या बोला जाएगा, खर्चा बोला जाएगा, आय बोला जाएगा, संपत्ति या फिर दायित्व। तो खुदरा रोकड़ का जो शेष होता है वो होती है एसेट्स, तो सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज एन एसेट। अगला प्रश्न है, इच्छानुसार साझेदारी है, पार्टनरशिप एट विल इज वन, जिसका कोई विलेख नहीं है, जिसका कोई साझेदार नहीं है, व्यवसाय कब तक जारी रहेगा इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, या जो विघटित नहीं हो सकती। तो देखिए पार्टनरशिप एट विल क्या है,
देखिए पार्टनरशिप ड्यूरेशन के बेस पे एक तो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें कि जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा पार्टनर्स का तो उसको ख़त्म कर देंगे, या फिर एक आपका होता है फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए कि 3 साल में 5 साल के लिए, तो 3 साल पूरे होते ही वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। लेकिन जो पार्टनरशिप एट विल है, इसमें इच्छिक साझेदारी होती है। इसमें ये नहीं होता कि व्यवसाय कब तक जारी रहेगा, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं होता। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई ब्रेक नहीं होता, ब्रेक तो होता है। ये विघटित कभी भी हो सकती है, ठीक है, इसका साझेदार भी होते हैं, लेकिन व्यवसाय कब तक जारी रहेगा इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसका है बिल्कुल सही तौर पर इच्छानुसार साझेदारी है, जिसका व्यवसाय कब तक जारी रहेगा इसका कोई प्रावधान नहीं होता है। तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम एन एग्जिटिंग फर्म, सभी साझेदारों की रजामंदी से, अभिव्यक्त समझौते के अनुसार, लिखित नोटिस द्वारा यदि इच्छा अनुसार साझेदारी है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर सभी साझेदारों की रजामंदी है, कंसेंट है, तो आपकी वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। अभिव्यक्त समझौता एज पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इससे भी हो सकता है। लिखित नोटिस द्वारा अपनी इच्छा अनुसार साझेदारी है, तो लिखित नोटिस द्वारा भी हो सकता है अगर पार्टी से एडविल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है, सामान्यतः आगम का लेखा यानी कि रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, जब उत्पादन पूर्ण होता है, जब वस्तु का आदेश प्राप्त होता है, जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, जब वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है। तो वस्तु के मूल्य प्राप्त होने से कुछ नहीं होता है, जब भी माल की सुपुर्दगी हो जाती है, वस्तु की सुपुर्दगी हो जाती है, तो हम उसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज मान लेते हैं जनरली। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बट्टा पर प्रावधान बनाया जाता है के अनुसार, प्रोविजन इज मेड फॉर डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू रूढ़िवादिता, मिलान, एयर भी दोनों, या सारता यानी मैटरलिटी। तो कंजर्वेटिज्म भी है, मैचिंग भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, रूढ़िवादिता भी और मिलान भी। अगला प्रश्न है, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के स्वरूप को अपनाया जाता है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय ए बिजनेसमैन, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, कर लेखांकन, या प्रबंध लेखांकन। तो ना प्रबंध लेखांकन है, ना टैक्स है, ना आपका कॉस्ट है, यह है फाइनेंशियल यानी वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लेखांकन मानक के लिए आदेश है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर कंपनीज के लिए, साझेदारी फर्म, धर्मार्थ संगठन, या एकाकी व्यापार। तो जो अकेले बिजनेस करता है सोल ट्रेड है, जो चैरिटेबल एनपीओ संस्थाएं वो धर्मार्थ संगठन है, साझेदारी फर्म, तो इसका सही उत्तर है कंपनियों के लिए। तो कंपनियों के लिए लेखांकन मानक क्या है, एक प्रकार से मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि वो अपना सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। लेखांकन मानक 16 पर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज ऑन स्टॉक का मूल्यांकन, ह्रास ह्रास लेखांकन, स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन, ये उधार की लागतें। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा उधार की लागतें। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है ये किस पर आधारित है, बोरिंग कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आपने उधार लिया है, ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी ने एसेट्स एक्वायर करी, उसके लिए उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट भी देगा, तो उसका इंटरेस्ट देना, उसकी कोई कॉस्ट इंक्योर हो जाती है, तो उधार की लागतें आपका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इसको पूरी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली फिर हम जल्दी ही शीघ्र एक वीडियो देंगे, आप सफल हों हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद।